शिव शक्ति एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे पिछली क्लास में मापन के स्तर, और इसी क्रम में हम लोगों ने 3 स्तर पढ़े थे। कौन कौन से? नामित स्तर या मापनी, दूसरा है क्रमिक स्तर या मापनी, तीसरा है अंतराल स्तर या मापनी। यदि आप लोगों की ये पहली क्लास है तो पिछली क्लास के डिस्क्रिप्शन में आप चले जाइए, वहां इसको अच्छे तरह से समझ लें, तभी ये आपको अनुपात स्तर मापनी समझ में आएगा, वरना फिर दुष्कर हो जाएगा समझना। और वीडियो के अंत तक बने रहिए। अंत में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर भी देना होगा। देखते हैं कितने लोग सही उत्तर दे पाते हैं। नामित स्तर क्या है हमने बताया था, एक बार हम पुनः रिवाइज करते हैं। नामित स्तर वो है जिसमें नाम के आधार पर हम विभिन्न वस्तुओं को कुछ उप समूहों में विभक्त कर देते हैं। जैसे हमने बताया था बहुत चीजें मिक्स हैं, बहुत फल और सब्जी, फिर हमने क्या किया, फल को एक उप समूह में, सब्जियों को एक उप समूह में विभक्त कर दिया। इसी तरह क्रमिक स्तर या मापनी में क्या है कि हम बढ़ते या घटते क्रम के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर क्रम में हम क्या करते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। रैंक वाला हमने उदाहरण दिया था। तो फिर अंतराल स्तर मापनी क्या है, ये भी हमने बताया था कि इसमें मापन इकाइयां समान अंतराल पे होती हैं, और इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण था हमने आपको बताया था थर्मामीटर। थर्मामीटर में किन्हीं 2 क्रमागत इकाइयों के मध्य समान अंतर होता, लेकिन एक कमी थी कि इसमें क्या है, वास्तविक शून्य बिंदु का अभाव था, काल्पनिक शून्य बिंदु पाया जाता था। अब हमको पढ़ना विस्तृत रूप से अनुपात स्तर मापनी क्या है। देखिए, जैसे जैसे हम मापनीय स्तर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, एक से बाद अगला, अगले के बाद फिर अगला, तो देख रहे हैं कि और ज्यादा वैज्ञानिक ही होती जा रही है और अपने पिछले स्तर मापनी की जो भी कमियां हैं वो पूर्ण कर लेती है। तो अनुपात स्तर मापनी के विषय में पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या था, यहाँ पे काल्पनिक शून्य बिंदु का अभाव, वास्तविक शून्य बिंदु का अभाव था। तो यहाँ पर क्या है, ये ऐसे स्तर मापनी है जिसमें क्या होता है, वास्तविक शून्य बिंदु पाया जाता है। एब्सोल्यूट 0 पॉइंट। वास्तविक शून्य बिंदु क्या है, जिसमें मापनीय गुण क्या हो, बिल्कुल शून्य पे हो, वो पॉइंट क्या कहलाता है, वास्तविक शून्य बिंदु कहलाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वर्तमान में सबसे विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक मापनी कौन है, या सबसे उच्च स्तर मापनी कौन सी है, तो वो है अनुपात स्तर मापनी। सबसे उच्च स्तरीय विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक मापन। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि प्रायः भौतिक राशियों का मापन किस मापनी से किया जाता है, तो क्या है, अनुपात स्तर मापनी। प्रयोग कहाँ करते हैं इसका, भौतिक राशियों के मापन। जैसे वेट, हाइट, ये सब क्या है, भौतिक राशियां हैं। वॉल्यूम, मास, ये सारी भौतिक राशियां, इनके मापन में हम कौन सा मापनी प्रयोग करेंगे, अनुपात स्तर या मापनी प्रयोग करेंगे। क्या विशेषता है, वास्तविक शून्य बिंदु पाया जाता है, सबसे उच्च स्तरीय है अगर तीनों की तुलना में करें, और क्या है, विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक है। प्रयोग क्या, भौतिक राशियों के मापन में किया जाता है। इसका एक उदाहरण हम समझते हैं। स्क्रीनशॉट आप एक बार इसका ले लें। यहां पर एक टर्म आया हुआ है अनुपात। ये अनुपात क्या व्यक्त करता है कि यहां मापन इकाइयों को अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मापनी इकाइयों को
अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जा सकता है। एक उदाहरण हम देख रहे हैं, उदाहरण ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक मेज है, मेज है और इसकी चौड़ाई 2 फीट है और लंबाई इसकी 4 फीट है। तो यहां पर क्या है, वास्तविक शून्य बिंदु पाया जा रहा है। 2 फीट यानी कि 0 से हम मापेंगे। कहां से मापेंगे? 0 से 2 फीट। आप देखते हैं कि फीट वाला पैमाना होता है, उस पर इस प्रकार का चिन्ह भी, एक से पहले बहुत सारे खाने होते हैं जो इंडिकेट करते हैं। 1 फीट के पहले बहुत सारे खाने होते हैं और कहां पे वो शुरू होते हैं, आप मान सकते हो 0 से शुरू। 2 फीट का मतलब है 0 से 2 फीट। 4 फीट का मतलब है 0 से 4 फीट। अच्छा, अब बताइए, ये चौड़ाई अगर 2 फीट है, लंबाई अगर 4 फीट है, तो हम कह सकते हैं कि लंबाई क्या है, 2 गुणे चौड़ाई। आपने क्या इसको अनुपात में व्यक्त कर दिया, या हम ये भी कह सकते हैं कि चौड़ाई और लंबाई में 1:2 का संबंध है। यानी कि चौड़ाई के जस्ट 2 गुना क्या है, उसकी लंबाई। देखिए यहाँ चेक कर लीजिए, 2 फीट अगर चौड़ाई है तो लंबाई भी कितनी है, 4 फीट। यानी कि 2 का 2 गुना कितना होता है, 4 फीट। बाकी आप पिछले पे आप इस प्रकार की तुलना नहीं कर सकते थे, इस प्रकार की मापनी। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, वास्तविक शून्य बिंदु किस मापनी में पाया जाता है, सबसे विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक मापनी कौन सी है, इसमें मापन इकाइयों को अनुपात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, भौतिक राशियों का मापन किस मापनी से किया जाता है, इस सभी का उत्तर क्या है, आपका अनुपात स्तर या मापनी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप लोग। और आप लोग नोट्स बनाते रहिए, हम इसी प्रकार आपको दिखाते चलते हैं कि आप नोट्स भी उचित रूप से बनाते चलिए, क्योंकि बार बार आप यूट्यूब पे अगर लेक्चर देखेंगे, समझेंगे, एक बार नहीं समझ आप दोबारा देखिए। लेकिन आप हर बार याद करने के लिए आप सोचे कि हम पे जाएंगे और लेक्चर देख लेंगे तो हमको याद हो जाएगा, उसको आपको लिखना ही पड़ेगा, नोट्स प्रॉपर बनाना पड़ेगा, फिर आपके वो चिंतन स्तर और अवबोध स्तर पे वो विषय वस्तु आ पाएगी। अब इसी क्रम में हम तो आगे पढ़ते हैं, मूल्यांकन की विशेषता या अच्छे मापन उपकरण की क्या विशेषता है। अच्छे मापन उपकरण की विशेषता या हम कह सकते हैं मूल्यांकन की विशेषता। यहाँ उपकरण का मतलब किसी प्रकार के यंत्र से नहीं, उपकरण का मतलब है जिस माध्यम से आपका मापन मूल्यांकन किया जा रहा है। वो कोई टेस्ट पेपर भी हो सकता है, कोई साक्षात्कार भी हो सकता है। तो एक टेस्ट पेपर में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए जो बढ़िया सा मापन मूल्यांकन कर सके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जो विशेषता को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है व्यवहारिक कसौटी, यानी कि व्यवहारिक पक्ष पे क्या क्या इसमें गुण होना चाहिए। दूसरा है तकनीकी कसौटी। देखिए ये कसौटी क्या है, ये जो है
परीक्षण के प्रशासन एवं फलांकन को इजी बनाता है। से संबंधित है। आपसे पूछा जाएगा प्रशासन एवं फलांकन से संबंधित कसौटी कौन सी है, वो व्यवहारिक कसौटी है। जबकि पूछा जाए परीक्षण निर्माण से संबंधित, जो कसौटी होगी वो क्या कहलाएगी, तकनीकी कसौटी कहलाएगी। इसमें भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। कौन कौन सी है? पहली है सर्वमान्यता, फिर अगला है प्रतिनिधित्वता, फिर अगला है मितव्ययता, मितव्ययता, फिर अगला है सुगमता, एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। देखिए अगर तुलनात्मक रूप से देखें कि व्यवहारिक कसौटी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तकनीकी कसौटी, देखिए दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन एग्जाम की इस दृष्टि से कौन इंपॉर्टेंट है? तकनीकी कसौटी का बहुत ही ज्यादा महत्व है। इसमें भी बहुत सारी चीजें, एक टर्म है व्यापकता, चलिए यहां पर आते हैं कौन कौन से। पहला है विश्वसनीयता, दूसरा है वैधता, तीसरा है वस्तुनिष्ठता, चौथा है विभेदकारिता, अगला है मानक। महत्वपूर्ण ये भी, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से तकनीकी कसौटी कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक एक विशेषता की हम लोग बात करते हैं। पहले हम देखेंगे व्यवहारिक कसौटी क्या है। जैसे है पहला है सर्व मान्यता। परीक्षण क्या होना चाहिए? मान्य होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई परीक्षण 16 वर्ष के बालक के लिए बनाया, कोई आपने टेस्ट बनाया, तो वो क्या है, अगर वो अचीवमेंट टेस्ट है, मान लीजिए कैसा टेस्ट है, अचीवमेंट है, तो वो 16 वर्ष के बालकों के, जितने भी 16 वर्ष के बालकों के लिए सभी के ऊपर क्या होना चाहिए, वो अप्लाइड होना चाहिए। ये नहीं कि एक विद्यालय पे 16 साल के ऊपर तो अप्लाई हो पा रहा है, लेकिन हम अन्य विद्यालय पहुंचे तो वो 15 पे अप्लाई हो रहा है या 17 वर्ष के स्टूडेंट पे अप्लाई हो रहा है। तो उसमें क्या है, सर्वमान्यता की क्या है, कमी। अर्थात ध्यान सुनिए, परीक्षण को जिन परिस्थितियों में बनाया गया है उन परिस्थितियों में वो हमेशा क्या रहे, मान्य रहे। तो क्या है, एक हमने एग्जाम्पल दिया, 16 वर्ष के बालक का अगर हमने कोई टेस्ट बनाया 16 वर्ष के बालकों के लिए, तो हमेशा क्या है कि वो इस एज ग्रुप के लिए क्या है, मान्य रहे। ठीक है।
फिर क्या है प्रतिनिधित्वता, अगला गुण क्या है प्रतिनिधित्वता। प्रतिनिधित्वता का क्या मतलब है कि जो भी परीक्षण में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको, जो परीक्षण में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को हम लोग कहते हैं पद। तो क्या है, परीक्षण के जो पद हैं, परीक्षण के पद, इसको आइटम कहा जाता है, वो क्या है, मापनीय गुण से संबंधित हो, मापनीय गुण से संबंधित हो। जैसे मान लीजिए हम एक गणित का परीक्षण बना रहे हैं, गणित का टेस्ट बना रहे हैं, और मान लीजिए क्लास क्या है, सेकंड। तो परीक्षण में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो क्या होने चाहिए, गणित से ही संबंधित हो। ऐसा ना हो कि हम बना रहे हैं गणित का और उसमें हमने क्वेश्चन किसका डाल दिया, विज्ञान का। तो आप देख रहे हैं कि इसमें किसकी कमी होगी, प्रतिनिधित्वता की क्या होगी कमी, क्योंकि गणित का टेस्ट है इसलिए इसमें गणित के ही परीक्षण वाले पद पूछे जाने चाहिए, ना कि इसमें विज्ञान के होने चाहिए। इसी प्रकार अगर आप विज्ञान का पेपर बना रहे हैं तो उसमें विज्ञान से ही संबंधित पद होने चाहिए, ना कि उसमें गणित का। फिर अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो उसमें क्या है, प्रतिनिधित्वता की क्या हो। तो ये परीक्षण का हुआ गुण, इसमें परीक्षण के बाद मापनीय गुण से क्या होते हैं, संबंधित हो। या आप क्या कर रहे हैं, नाउन से संबंधित टेस्ट बना रहे हैं और उसमें आपने क्वेश्चन रख दिया है वर्ब का, तो वो क्या है, उसमें प्रतिनिधित्वता की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। फिर अगला है मितव्ययता। देखिए परीक्षण हमेशा क्या होना चाहिए, मितव्ययी होना चाहिए। किससे, समय की दृष्टि से, धन की दृष्टि से और फलांकन की दृष्टि से। क्या हो, मितव्ययी हो। मितव्ययी मतलब कम समय लगे बनाने में, प्रशासन में, आपका पैसा भी क्या हो, कम खर्च हो, और स्कोरिंग भी उसकी क्या हो, इजी हो। फलांकन का मतलब क्या है, स्कोरिंग क्या हो, उसकी क्या हो, स्कोरिंग करने में भी आपको इतना ज्यादा आंसर की ना बनाना पड़े कि बहुत ही आपका पैसा लग जाए। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, मितव्ययी होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं कि समय क्या है, बहुत ज्यादा लग रहा है, बच्चा ऊब रहा है जब भी आप परीक्षण ले रहे हैं, क्योंकि एक निश्चित समय के बाद जो मस्तिष्क की क्रियाविधि है उसमें बाधा जरूर उत्पन्न होती, कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं भंग हो जाता है। सुगमता का मतलब होता है आसानी। परीक्षण क्या है, हमेशा प्रशासन, फलांकन मतलब स्कोरिंग, एवं विवेचन यानी कि व्याख्या, रिजल्ट का क्या अर्थ है उसकी व्याख्या जो हम लोग निकालते हैं उसके हिसाब से क्या हो, आसानी से। प्रशासन, फलांकन एवं विवेचन की दृष्टि से, अगर विवेचन की प्रशासन से अगर ये सुगम नहीं होगा तो हम निश्चित समय में इस टेस्ट को प्रशासित नहीं कर पाएंगे। अगर स्कोरिंग में हम देख लेते हैं, अगर आसान है, स्कोरिंग आसान कब होगी, जब पहले से हम क्या है, कोई आंसर की बनाते, पेपर ले लिया है, रिजल्ट घोषित करने की डेट आ गई है, आंसर की बनी नहीं हुई तो आप कहाँ से कर लेंगे। अब किताबें ढूंढ रहे हैं, आंसर ढूंढ रहे हैं, या बहुत सारे आंसर में क्या है, देखा जाए कि मतैक्यता नहीं, तब भी क्या है, आपका टेस्ट अच्छा साबित नहीं हो पाए। विवेचन की दृष्टि से व्याख्या, कोई भी व्यक्ति व्याख्या करे, कोई भी विद्वान जो है व्याख्या करे, सभी क्या एक ही अर्थ होना चाहिए। कोई विद्वान कह रहा है इसका विवेचन का मतलब ये है, इतना नंबर पाए, कोई कह रहा नहीं इसका मतलब ये है,
तो फिर उसमें सुगमता की क्या होगी, कमी होगी। अब हम लोग अगला गुण देखते हैं व्यापकता का। आपने पढ़ा होगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सतत एवं व्यापक व्यापकता तभी होगी, आपने यहाँ पे पढ़ा था व्यापक क्या है? व्यापक का मतलब है ज्ञान, बोध, कौशल। अगर हम ज्ञानात्मक पक्ष की बात कहें, ऐसा नहीं कि हमने पेपर बनाया केवल आपका नॉलेज चेक कर रहा, आपके अंडरस्टैंडिंग वाले भी क्वेश्चन होने चाहिए जो आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल का पता लगा सके। आपके अंदर कितना कौशलात्मक विषय या पक्ष का विकास हुआ है उसके संदर्भ में भी क्वेश्चन होने चाहिए। तो व्यापकता का मतलब है कि क्वेश्चन में इतनी ज्यादा वैरायटी हो कि आपका जो व्यापकता है सभी पक्ष का आपका क्या करे, मापन और मूल्यांकन कर दे। जैसे मान लीजिए आपने पूछा दिल्ली किसकी राजधानी है, तो बच्चे ने बताया भारत की राजधानी है। तो भारत की राजधानी है तो ये क्या है, ज्ञानात्मक पक्ष है। फिर आप कहें दूसरा क्वेश्चन कुछ बोध के संदर्भ में आप पूछ लें कि मान लीजिए जब हम दीवार पे हाथ मारते हैं तो हमको चोट लगती है, किस घटना के कारण होता है, तो उसमें क्या है वो व्याख्या करेगा बोध में। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम के कारण क्या है, प्रतिक्रिया लगती जिससे हमको चोट का एहसास होता है। कौशल के विषय में हम पूछ लें, जैसे अभी बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते, जैसे कहा कि भारत के मानचित्र पर दिल्ली की स्थिति को व्यक्त करिए। अब उसमें क्या है, आपकी स्किल के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें अधिक से अधिक पक्ष आपके शामिल हो। ऐसा नहीं केवल ज्ञानात्मक पक्ष ही पूछा जा रहा है, बाकी ये जो है दोनों को हमने क्या कर दिया है, इससे संबंधित क्वेश्चन अगर नहीं बनाए तो उसमें व्यापकता का क्या होगा, अभाव होगा। व्यापकता का मतलब एक यहाँ पर ये भी है कि जो भी अधिक से अधिक आपके टॉपिक क्या हो, कवर हो, अधिकाधिक प्रकरण क्या है, परीक्षण में क्या हो, शामिल हो। अब मान लीजिए अगर आपके पाठ्यक्रम में बुद्धि और व्यक्तित्व समायोजन है, बाल विकास की अवस्थाएं हैं, सारी चीजें हैं, और पता चला कि आपसे क्वेश्चन में बुद्धि से कोई भी एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया, बाकी से तो बोल लिया गया, व्यक्तित्व से 4 क्वेश्चन पूछ लिए, बुद्धि से 1 नहीं पूछे, तो उसमें क्या होगा, व्यापकता का क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें आप एक बार। इस बार टेट जो परीक्षा हुई थी उसमें मनोविज्ञान निर्देशन विभाग जो इस प्रकार निर्देशन परामर्श वाली जो चीजें थी उसमें एक प्रश्न पूछा नहीं गया। तो उसमें क्या है, आपने सिलेबस में तो उसका इस्तेमाल किया, उसका वर्णन किया, लेकिन पेपर में उससे एक भी क्वेश्चन नहीं है, तो उससे क्या है, व्यापकता का क्या है, आपका अभाव कि बच्चा निर्देशन परामर्श से संबंधित कितना उसके अंदर नॉलेज है, कितना बोध है, कितना कौशल है, आप चेक नहीं किया। अब हम लोग आते हैं तकनीकी कसौटी पे। हमने कहा था ये परीक्षा के निर्माण से संबंधित कसौटी है। तो पहले क्या है,
विश्वसनीयता, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है रिलायबिलिटी। विश्वसनीयता का तात्पर्य क्या है? विश्वसनीयता का तात्पर्य प्राप्तांकों की स्थिरता से। ये किसी परीक्षण का ऐसा गुण है जो प्राप्तांकों की स्थिरता के विषय में बताता है, या प्राप्तांकों की स्थिरता को व्यक्त करने वाला जो गुण क्या कहलाता है? विश्वसनीयता कहलाता है। प्राप्तांकों की स्थिरता दो प्रकार से हो सकती है। इसको हम लोग एक व्यवहारिक उदाहरण से आप इसको समझ सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए आपने अपने जीवन काल में बहुत सारी परीक्षाएं दी होंगी, और परीक्षा देने के बाद आप लोग जो है घर पे आते हैं, देखते हैं कि हम लगभग इस पेपर में कितने अंक प्राप्त कर पाएंगे। अपनी कॉपी देखते हैं, उत्तर देखते हैं, मूल्यांकन मन ही मन एक स्व मूल्यांकन करते हैं कि मान लीजिए ये हिंदी का हमने पेपर दिया और 100 में हमको क्या है 70 नंबर मिलने चाहिए। यानी कि आपने अपेक्षा की कितने की 70 की, लेकिन हाँ ये आपका मूल्यांकन सही होना चाहिए। ऐसे नहीं 40 नंबर करके आए और 70 आप बता रहे 70 नंबर पाएंगे। आपने सटीक तरह से अपना स्व मूल्यांकन किया हुआ है, उत्तरों को आपको चेक किया और आपने मन में फिगर बनाया कि हमको 70 अंक प्राप्त होने चाहिए। और अंग्रेजी में पता चला कि हमने 100 में 75 की अपेक्षा की। अब हुआ क्या कि जब आपका रिजल्ट आया तो आप कितने नंबर पाए? 58। या आप कितने नंबर पा गए? आपको विश्वास नहीं हो रहा है 85 कहां से मिल रहे हैं। और ये एक स्टूडेंट के जीवन में ऐसी चीजें आती रहती हैं। तो यहां पर किसका अभाव है? यहां पर विश्वसनीयता का अभाव है। इससे कई कारण हो सकते हैं कि 70 की जगह 58 क्यों मिल रहे हैं, 70 की जगह 85 क्यों मिल रहे हैं। और अंग्रेजी में आपने जैसे सोचा था वैसे ही आपको कितने नंबर मिल गए? 75। तो समझ लीजिए परीक्षण क्या है? विश्वसनीय है, लेकिन ये परीक्षण हिंदी का विश्वसनीय नहीं रहा। चलिए, आशा है कि उस उदाहरण से आप विश्वसनीयता को भली बात समझ के अभी भी कुछ बातें उसको हम लोग समझते हैं। प्राप्तांकों की स्थिरता, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए यदि कोई परीक्षार्थी अपनी अपेक्षा से कम या अधिक नंबर पाता है, प्राप्तांक पाता है, तो उस परीक्षण में किसकी कमी होगी? किस गुण की कमी होगी? तो किसकी कमी होगी? विश्वसनीयता की कमी होगी। ठीक है। प्राप्तांकों की स्थिरता को व्यक्त करता है। प्राप्तांकों की स्थिरता दो कंडीशन में हो सकती है, जैसे परीक्षण एवं पुनः परीक्षण के संदर्भ में। जैसे मान लीजिए आपका टेस्ट लिया गया जुलाई में और आपने 100 में 70 नंबर पाए। ठीक है, ये मान लीजिए किसी भी है इंग्लिश का आपका टेस्ट है। फिर हमने सितंबर में या अगस्त में फिर यही परीक्षण अप्लाई किया और अगर आप 100 में 70 नंबर पा गए, परीक्षण एवं पुनः परीक्षण कर रहे हैं, तो टेस्ट क्या होगा? टेस्ट क्या होगा? सेम होगा आपका। तो अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो क्या होगा? परीक्षण विश्वसनीय होगा। एक तो ये तरीका हो गया विश्वसनीयता का। दूसरा क्या है इसमें कि परीक्षक बदल जाने पर भी प्राप्तांक क्या हो? समान हो। जीएस का पेपर था, विवेक सर ने 100 में आपको 80 नंबर दिए और उसी पेपर में
अमित सर थे, उन्होंने भी कॉपी चेक की, उन्होंने भी 100 में क्या नंबर दिए, 80 दिए। तो क्या है इसमें परीक्षक क्या है, बदल गया, एक विवेक सर दूसरे अमित सर नंबर दे रहे हैं, लेकिन क्या प्राप्तांकों में क्या है स्थिरता, इसलिए परीक्षण क्या हो जाएगा, वैध हो जाएगा, विश्वसनीय हो जाएगा। और अगर मान लीजिए दोनों के प्राप्तांक में क्या है बहुत ज्यादा अंतर हो जाए अंक देने में, तो समझ लीजिए विश्वसनीयता का क्या है अभाव। हालांकि इसके लिए बहुत सारी कंडीशन अप्लाई होती है, ऐसे जो है वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण होता है ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही ऐसा पाया जा सकता है। आप देखते होंगे पहले जो नेट का पेपर था वो सब्जेक्टिव होता था, लेकिन उसमें क्या होता था विश्वसनीयता की कमी होती थी। हर परीक्षक लिखा वही कंटेंट है, लेकिन सबके समझ अपनी अपनी होती थी, उस हिसाब से अंकों में काफी अंतर हो जाता था। इसलिए इस अवगुण को रोकने के लिए क्या है विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए उसको भी क्या है एमसीक्यू टाइप कर दिया गया है। अब आप देख रहे हैं लॉकडाउन के पीरियड में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां भी ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि एमसीक्यू टाइप के पेपर बनाए जाएंगे। चलिए अगर आपसे पूछा जाए प्राप्तांकों की स्थिरता को व्यक्त करने वाला गुण क्या कहलाता है, विश्वसनीयता कहलाता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे वैधता। स्क्रीनशॉट ले लें आप। वैधता इसको हम लोग कहते हैं वैलिडिटी। ये ऐसा गुण है जो परीक्षण को उद्देश्यपूर्ण एवं त्रुटि रहित बनाता है। ऐसा गुण जो परीक्षण को उद्देश्यपूर्ण एवं त्रुटि रहित बनाता है वो क्या होता है, वो होता है आपका वैधता होता है। क्या होता है, वैधता होता है। अगर पूछा जाए परीक्षण के उद्देश्य का संबंध किस गुण से है, किससे है, वैधता से है। आपको क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अगर कहा जाए कि एक परीक्षण बनाया गया किसी भी क्लास का, लेकिन उसमें कुछ पद बाहर से पूछ लिए गए, मतलब आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिए गए, तो परीक्षण का कौन सा गुण प्रभावित होगा, वैधता प्रभावित हो जाएगी। क्योंकि परीक्षण हमने बनाया है किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही पाठ्यक्रम को डिजाइन किया जाता है। और आपने क्वेश्चन क्या है पाठ्यक्रम से बाहर ले लिया गया। देखिए पाठ्यक्रम के बाहर मतलब है सवाल का डाटा बदल सकता है, वो अलग की बात है। और आप उस सिलेबस से संबंधित कोई सवाल ही ना हो आप पूछ लें, तो समझ लीजिए आप अपने उद्देश्य से क्या है भटक गए। जैसे मान लीजिए उदाहरण से हम आपको बता रहे हैं, आप मानसिक परीक्षण बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, मानसिक परीक्षण बना रहे हैं। तो वैधता तभी होगी जब इसमें बुद्धि से संबंधित पद हो, कल्पना से संबंधित पद हो, चिंतन से संबंधित पद हो, प्रत्यक्षण से संबंधित पद हो, समस्या समाधान से संबंधित पद हो, समस्या समाधान से क्या हो संबंधित पद हो। अब आपने क्या किया, परामानसिक परीक्षण रहे हैं, लेकिन आपने उसमें जो है अभिरुचि का
पर शामिल कर लिया है। तो हमारा उद्देश्य क्या है? मानसिक शक्तियों का परीक्षण। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? अभिरुचि का मापन। ये हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य तो ये है, तो हमारे पद कैसे होने चाहिए? इनसे संबंधित हो, चाहे बुद्धि के कंपोनेंट से होने चाहिए, मानसिक से होने चाहिए, अभिरुचि से संबंधित नहीं होने चाहिए। तो अगर हम ये भी कह सकते हैं कि यदि परीक्षण के पद उन्हीं मापनीय गुण को मापते हैं जिसके लिए परीक्षण बनाया गया है, वो परीक्षण क्या कहलाएगा? वैध कहलाएगा। अगर वो मापता है तो ठीक है। मतलब क्या है? मापनीय गुण को मापन करने वाले ही पद क्या हो? शामिल हैं, तो परीक्षण क्या है? वैध हो जाएगा। अगर मापनीय गुण से संबंधित कोई भी पद आपके परीक्षण में नहीं है, या 2-3 भी आपने डाल दिया, तो उसकी वैधता क्या हो जाएगी? प्रभावित हो जाएगी। वो परीक्षण क्या हो जाएगा? वैध नहीं होगा। आपको कतई नहीं प्रयोग करना है कि वो परीक्षण क्या हो जाएगा? अवैध हो जाएगा। जैसे हमने इसका एक उदाहरण और भी आप ले सकते हैं कि यदि आप चाय बना रहे हैं और आपका उद्देश्य है कि हमको जो है सर्दी जुकाम हो गया है, और आपके ऐसे सामने चाय लाई गई है जिसमें ना तो अदरक है, जिसमें ना तो लौंग है, ना इलायची है, ना काली मिर्च, कुछ भी नहीं है, तो चाय क्या है? आपके उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाती। क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है? आपका जो सर्दी जुकाम है वो क्या है? उससे आपको राहत मिलनी है। लेकिन आपको चाय ऐसी पिलाई जा रही है जिससे उसका दूर दूर से कोई संबंध नहीं है। तो उस चाय में क्या है? वैधता का गुण है। आप कपड़ा लेने जाते हैं जाड़े से बचने के लिए, बढ़िया सा क्या है, आप क्या है, कलर देख करके स्वेटर या जैकेट ले लेते हैं, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो पता चल रहा देखने में तो बहुत बढ़िया है और वहां ठिठुरे जा रहे हैं आप सर्दियों में। तो आपके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है? आपका प्राथमिक उद्देश्य है शीत लहर से स्वयं को बचाना। लेकिन वो जो आप लेके डिजाइन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या जब पहनते हैं तो ठिठुरन आपके अंदर बढ़ती जा रही है। इसलिए क्या है, वो ड्रेस भी आपका क्या, उसमें वैधता का क्या होगा? अभाव होगा। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब तीसरा आता है गुण तीसरा गुण है वस्तुनिष्ठता। ये क्या है? ये परीक्षण का ऐसा गुण है जिसके तहत परीक्षक या मूल्यांकनकर्ता का व्यक्तिगत प्रभाव में पसंद, नापसंद, स्वविचार, परीक्षक या मूल्यांकन का व्यक्तिगत प्रभाव, ये परीक्षण का ऐसा गुण है जिसके कारण परीक्षक या मूल्यांकन का व्यक्तिगत प्रभाव हावी नहीं होता या प्रभावी नहीं होता। और ये तभी संभव है जब इसमें क्या हो, वस्तुनिष्ठ पद क्या हो, शामिल हो। वस्तुनिष्ठ पद क्या है, शामिल हो। जैसे आप छोटे उत्तर होंगे वस्तुनिष्ठ टाइप के, तभी आपको चांसेज हैं कि पसंद नापसंद का विचार, क्योंकि उसका एक सटीक उत्तर है। और जब सटीक उत्तर नहीं होता तो क्या है, पसंद नापसंद स्वविचार हावी हो जाते हैं और विश्वसनीयता प्रभावित भी हो जाती वस्तुनिष्ठता के साथ, क्योंकि नंबरों में समानता नहीं हो पाती। अगर कोई
परीक्षण वस्तुनिष्ठ है तो परीक्षण क्या होगा, विश्वसनीय भी होगा। अगर परीक्षण वस्तुनिष्ठ नहीं है तो वो परीक्षण विश्वसनीय नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है, सबके अलग अलग, हमने सर अभी एग्जाम्पल लिया था विवेक सर और अमित सर, क्या है जीएस की कॉपी में बराबर अंक दे रहे हैं किसी भी परीक्षक की। दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है कि सही उत्तर देने वाले जो छात्र हैं उनका उत्तर क्या हो, एक जैसा हो। और ये तभी हो सकता है जब एमसीक्यूएस टाइप का हो, बहुविकल्पी हो, तभी उसमें क्या रहेगी, वस्तुनिष्ठता रहेगी, वरना वस्तुनिष्ठता नहीं। सही उत्तर देने वाले जो छात्र हैं उनका उत्तर एक जैसा तभी होगा। अगर आप निबंधात्मक परीक्षण देने लगेंगे तो सबका क्या है, अलग अलग उत्तर हो जाएगा और उसमें क्या है, वस्तुनिष्ठता का अभाव हो जाएगा। जो वस्तुनिष्ठता का अभाव होगा तो विश्वसनीयता का भी क्या होगा, अभाव इसमें हो जाएगा। अब अगले हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें आप। अगला है विभेदकारिता। डिस्क्रिमिनेटिंग पावर। अगर पूछा जाए परीक्षण का वह कौन सा गुण है, मूल्यांकन का वह गुण कौन सा गुण है जो व्यक्तिगत भिन्नता का मापन करता है। मतलब जो छात्र जिस स्तर का है उसी स्तर के अनुसार उसके प्राप्तांक हों। तो परीक्षण कैसा होगा, परीक्षण आपका विभेदकारिता का गुण लिए होगा, वरना नहीं लिए होगा। जैसे आप मोटे तौर पे 3 प्रकार के स्टूडेंट्स की कैटेगरी को आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आप हाई अचीवर ले सकते हैं, हाई अचीवर। फिर दूसरा है एवरेज अचीवर, तीसरा है लो अचीवर। तो परीक्षण इस प्रकार का हो कि जो अच्छे छात्र हैं वो क्या हैं, उच्च स्तरीय अंक प्राप्त करें, और जो एवरेज स्टूडेंट हैं वो औसत अंक प्राप्त करें, और जो निम्न स्तर के जो छात्र हैं वो क्या है, औसत से कम उनके अंक हो। पता चला छात्र पढ़ने में अच्छा नहीं है और पा गया 100 में 90 नंबर, जबकि वो योग्य कितने का था, 100 में 50 या 60 का। तो आप समझ लीजिए कि उसमें विभेदकारिता नहीं है। एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, एक परीक्षण लिया गया और उस परीक्षण में सभी छात्र उत्तीर्ण हो गए। ध्यान सुनिएगा, एक परीक्षण लिया गया और उस परीक्षण के जब रिजल्ट आया तो पाया गया कि सभी छात्र क्या है, उत्तीर्ण हो गए। तो इसमें परीक्षण का कौन सा गुण शामिल नहीं है, विभेदकारिता का गुण शामिल नहीं है। या एक परीक्षण हमने लिया और देखा जो उच्च स्तरीय जो बालक थे उनके अंक क्या आ रहे हैं, औसत आ रहे हैं, और जो औसत वाले छात्र थे उनके वो टॉपर हो रहे हैं, तो उसमें कौन से गुण का अभाव, उसमें विभेदकारिता का अभाव। इसलिए कुछ क्वेश्चन बनाया जाता है तो कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, सरल डाले जाते हैं। कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, सरल डाले जाते हैं। क्यों, उन क्वेश्चन को लो अचीवर वाले भी कर लें, उनका डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, बहुत ही कम होता है। कुछ होते हैं एवरेज डिफिकल्टी वाले होते हैं कि
और औसत स्तर के छात्र भी उन क्वेश्चन को कर ले, लेकिन निम्न के लिए क्या है वो थोड़े से कठिन होते हैं। और 2-4 क्वेश्चन कंपटीशन में ऐसे डाले जाते हैं कि उच्च स्तरीय जो बालक हमारे हैं, हाई मेंटल लेवल वाले, उनको भी उत्तर देने में मशक्कत करनी पड़े। और यही क्या है क्वेश्चन होते हैं सिलेक्शन के लिए मार्ग खोलते हैं। अब वो बात अलग है कि इन क्वेश्चन को वो छात्र हल कर सकता है, हल कर लिया कि नहीं कर लिया, लेकिन प्रत्याशा होती कि वो उनको क्या है हल करने की चूंकि क्षमता रखते हैं तो हल जरूर किए होंगे। सही या गलत होना ही गलत ही बात है। विवेकता व्यक्तिगत भिन्नता है। ऐसा छात्र जिस स्तर का उसी स्तर के अनुसार उसके प्राप्तांक हो तो परीक्षण कैसा रहेगा, विवेकता का गुण लिए रहेगा। हाई अचीवर है, उच्च स्तरीय अंक प्राप्त करें। एवरेज वाले जो छात्र हैं वो औसत अंक प्राप्त करें। जो निम्न स्तर के छात्र हैं उनके अंक क्या है औसत से कम। स्क्रीनशॉट आया एक बार पुनः लेने इसका। अगला गुण है मानक। देखिए मानक क्या है। मानक का तात्पर्य किसी परीक्षण को किसी प्रतिनिधि समूह पर प्रशासित करने से प्राप्त औसत निष्पादन से है। इससे है औसत निष्पादन से है। अगर हमको मानक निकालना होता है तो क्या करेंगे, प्रतिनिधि समूह। जैसे एक उदाहरण की दृष्टि से आप देखिए, हमको एक परीक्षण बनाना है 16 वर्ष के बालक की आयु। इसका मानक कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, सैंपल लेंगे। हम क्या करेंगे, विभिन्न स्थानों से हमने कुछ किया है 16 वर्ष के बालकों का चयन किया और परीक्षण को बनाने के बाद उन 16 वर्ष के सभी बालकों पर हमने क्या किया, अप्लाई कर दिया और हमने उनके प्राप्तांकों का औसत निकाला। वो क्या हो जाएगा, मानक हो जाएगा। मान लीजिए इनका मानक क्या निकला, इनका मानक निकला 110। ये क्या है, क्योंकि एवरेज है एक प्रकार की। तो अगर हम मानक अगर 110 निकाले हैं तो जो 110 से अधिक नंबर प्राप्त करेंगे हम उसे क्या कहेंगे, सामान्य से तीव्र बुद्धि, या हम सीधे सीधे कह सकते हैं तीव्र बुद्धि वाले। और जो 110 के आसपास हैं उनको हम क्या कहेंगे, सामान्य बुद्धि वाले छात्र। और अगर मान लीजिए 110 से जो कम पाए, 110 से अगर अंक कम है तो वो क्या हो जाएंगे, निम्न बुद्धि वाले छात्र, निम्न बुद्धि वाले छात्र हो जाएंगे। तो क्या है कि मानक के द्वारा हम क्या है किसी समूह की व्याख्या कर सकते हैं कि वो औसत से श्रेष्ठ है, कि औसत में आता है, कि औसत से निम्न आता है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। तो ये हुआ आपके अच्छे मापन उपकरण की विशेषता या मूल्यांकन की विशेषता। अब है क्वेश्चन का समय, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में उत्तरित करना होगा। देखिए आज का सवाल ये है, ध्यान से सुनिए।
कि यदि किसी परीक्षण में 2000 छात्र शामिल हुए, यदि किसी परीक्षण में कितने छात्र शामिल हुए? 2000 छात्र, लेकिन परीक्षा में प्रश्न पत्रों की कमी पड़ गई। परीक्षा में क्या हुआ? प्रश्न पत्रों की कमी पड़ गई और साथ ही साथ बैठक व्यवस्था भी भली बात नहीं हो सके। मतलब बैठक व्यवस्था का यहाँ तात्पर्य है 2000 छात्र हैं लेकिन बैठक व्यवस्था 2000 की है नहीं, उससे कम ही की है। तो इससे परीक्षण का कौन सा गुण प्रभावित होगा? इससे एक बार किसी परीक्षा में क्या है 2000 परीक्षक शामिल हुए, लेकिन क्या इसमें जो पेपर है प्रश्न पत्र की संख्या कम पड़ गई और बैठक व्यवस्था भी उचित प्रकार से नहीं हो सकी। या हम कहते 2000 थे लेकिन बैठक व्यवस्था सब इधर की उधर हो गई। तो इस पे कौन से मापन उपकरण की विशेषता या मूल्यांकन की विशेषता प्रभावित होगी? आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। अगली क्लास में इसका सटीक उत्तर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।